नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल होमनिस्टी में। दोस्तों, जैसा कि हम लोग आपके लिए यहाँ पर स्टैटिस का रिवीजन बैच लेके आए हुए हैं। तो दोस्तों, ये रिवीजन बैच का यूनिट 2 है। इससे पहले हम लोगों ने यूनिट 1 देख चुके हैं। उसे अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। मैं विनय गौड़ आज आप लोगों को यहाँ पर यूनिट 2 स्टैटिस का लेके आया हूँ। तो जिसमें हम लोग दोस्तों यहाँ पर आज निम्नलिखित बिंदुओं को अध्ययन करेंगे, जिसमें से आपका पहला है मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन के बारे में हम लोग सबसे पहले चर्चा करेंगे। फिर आपका सैम्पलिंग टेक्निक जो हैं उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर आपका कलेक्शन ऑफ डाटा कैसे किया जाता है और फिर आपके मेथड ऑफ कलेक्शंस क्या हैं, इन सभी बिंदुओं को हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग अंत में यहाँ पर आपके कुछ इंपॉर्टेंट MCQ इससे रिलेटेड जो बनते हैं उसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यदि दोस्तों आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम लोग देखें मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन या अनुसंधान की रीतियाँ, तो दोस्तों हम लोग अनुसंधान करने के लिए दो रीतियों का प्रयोग मुख्यतः करते हैं, जिसमें से एक आपका होता है सेंसस, एक होता है आपका सैम्पलिंग। सेंसस जिसे हम लोग संगणना भी बोलते हैं और सैम्पलिंग को हम लोग निर्दर्शन या प्रतिदर्श भी बोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग को ये समझना है कि अनुसंधान क्या है। सबसे पहले हम लोग इस पर थोड़ा सा आपको समझा देते हैं। दोस्तों, अनुसंधान का मतलब होता है किसी भी ज्ञान के क्षेत्र में विस्तार करना। मतलब दोस्तों, जो अभी तक ज्ञापित है या जो अभी तक ज्ञात किया जा चुका है, उस ज्ञात किए गए ज्ञान के क्षेत्र में विस्तार करने के लिए हमें अनुसंधान करना होता है। तो दोस्तों, इस अनुसंधान के लिए हमें कुछ रीतियों का पालन करना पड़ता है, जिसे हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं सेंसस और सैम्पलिंग के माध्यम से। दोस्तों, सेंसस हम लोग किसका करते हैं और सैम्पलिंग किसका करते हैं, इसको भी आप लोगों को समझना जरूरी है। यदि दोस्तों हम लोग सेंसस की बात करें तो हम लोग किसी भी यूनिवर्स में या किसी भी पॉपुलेशन में हम लोग जब किसी डाटा को सभी पॉपुलेशन को अध्ययन करते हैं तो हम लोग उसे सेंसस की रीतियाँ के अंतर्गत शामिल करते हैं। मतलब दोस्तों, यहाँ पे पॉपुलेशन और यूनिवर्स का मतलब एक होता है। यदि हम लोग एक उदाहरण के रूप में आप समझें तो यदि हम लोग अगर पूरे भारत के लोगों का आपके यहाँ पे जनसंख्या का निर्धारण करना है या जनसंख्या को गिनना है, तो ये भारत आपका पूरा यूनिवर्स कहलाएगा और इस यूनिवर्स के सभी चीज़ों को यानी कि सभी व्यक्तियों को हम लोग पॉपुलेशन कहते हैं। अगर हम लोग दूसरा एग्जाम्पल अगर समझें दोस्तों, यदि एक फैक्ट्री में कोई निर्माता क्या कहते हैं किसी वस्तु का निर्माण कर रहा है, तो वो उस फैक्ट्री को हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, यूनिवर्स बोलेंगे। और उसके द्वारा सभी उत्पादित वस्तुओं को हम लोग यूनिवर्स के पॉपुलेशन के अंतर्गत शामिल करते हैं। तो दोस्तों, सेंसस और सैम्पलिंग में क्या अंतर है, इसको अगर हम लोग समझें तो सेंसस के अंतर्गत दोस्तों, संगणना के अंतर्गत हम लोग समग्र के या यूनिवर्स के या पॉपुलेशंस के सभी इकाइयों का हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, अध्ययन करते हैं। सभी इकाइयों को हम लोग ध्यान में रखकर सभी इकाइयों को हम लोग क्या करते हैं, विश्लेषण करते हैं। तो ऐसी रीति को हम लोग कहते हैं सेंसस रीति। और यदि हम लोग दोस्तों इसके विपरीत सैम्पलिंग को समझें तो सैम्पलिंग यूनिवर्स के किसी एक इकाई को या किसी एक छोटे से क्षेत्र को यदि हम लोग जब अध्ययन करते हैं तो वहाँ पर हम लोग सैम्पलिंग विधि का या सैम्पलिंग रीति का इस्तेमाल करते हैं। यदि दोस्तों हम लोग सैम्पलिंग के बारे में समझें तो जैसे अगर हम लोग किसी मनुष्य के ब्लड की जांच करते हैं तो दोस्तों हम लोग उस मनुष्य को हम लोग पॉपुलेशन या यूनिवर्स बोलेंगे, पर हम लोग उसके सारे ब्लड की टेस्ट नहीं करते या सारे ब्लड को निकाल कर टेस्ट नहीं करते हैं, बल्कि उसके एक छोटे से ब्लड सैंपल से ही हम उस सारे शरीर के ब्लड के बारे में जानकारी दे देते हैं। तो ऐसी रीतियों को हम लोग सैम्पलिंग या निर्देशन रीति कहते हैं। तो आशा है दोस्तों हम लोग सेंसस और सैम्पलिंग ये क्या है आपको समझ में आ गया होगा। तो ये दोस्तों आप लोगों के लिए नॉर्मली सा यहाँ पे अनुसंधान की रीतियाँ दो ही है, सेंसस और सैम्पलिंग। इसको आशा है आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट चीज़ अगर हम लोग देखें दोस्तों तो यहाँ पे आपका सेंसस के क्या मेरिट्स हैं, क्या डिमेरिट्स हैं और कहाँ पर ये सुटेबल होता है, इसके बारे में आप लोग याद कर लीजिए। इससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके।
तो इसको आप लोग जरूर ध्यान से समझ लीजिए। इसमें सर्वप्रथम अगर हम लोग मेरिट्स की बात करें तो सेंसस या संगणना में सबसे इसकी बहुत या जो कह सकते हैं खूबियाँ होती हैं, इसकी सबसे अच्छी खूबी है इसकी शुद्धता और विश्वसनीयता के बारे में। मतलब यहाँ पे क्या है दोस्तों कि ये बहुत ही डाटा को एक्यूरेट और रिलायबल रूप से यहाँ पे जांच करता है, इसलिए इस पे विश्वास करना ज़्यादा सुगम होता है एज कंपेयर सैम्पलिंग के। अगर हम लोग बात करते हैं कि अगर हम लोग पूरे यूनिवर्स के सभी चीज़ों को अध्ययन करेंगे तो उसमें शुद्धता अधिक होगी, ना कि किसी एक छोटे क्षेत्र का ही अध्ययन करके हम पूरे यूनिवर्स के बारे में अध्ययन करें या बताएं। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब हम लोग सेंसस के द्वारा कोई गणना या अनुसंधान करते हैं तो उसमें शुद्धता और विश्वसनीयता बहुत ही अधिक होती है। ये आपकी सेंसस की एक खूबी कहलाती है। फिर यहाँ पे है विस्तृत सूचनाएं। विस्तृत सूचनाएं का मतलब डिटेल इन्फॉर्मेशन का मतलब यहाँ पे दोस्तों यही है कि हम लोग पूरे पॉपुलेशन के सभी चीज़ों का अध्ययन करते हैं, इसलिए हमें बहुत ही विस्तृत जानकारी मिल जाती है जो हमारे अनुसंधान के लिए अनेक कार्यों में सुगमता हासिल करती है। इसलिए इसकी दूसरी खूबी यहाँ पे विस्तृत सूचनाएं प्राप्त करना सेंसस के माध्यम से संभव हो पाता है। फिर आपका है समग्र में विविधता होती है। मतलब दोस्तों क्या होता है कि पूरे समग्र में यदि आपकी विविधता होती है तो हम लोग अगर किसी एक क्षेत्र को चुन लेते हैं सैंपल के माध्यम से और हम लोग सैंपल के माध्यम से अध्ययन करेंगे तो इस विविधता को हम लोग नहीं समझ पाएंगे। जैसे अगर हम लोग भारत के क्षेत्र को समझें तो हमारी भारत देश बहुत विविधता वाला देश है, जहाँ पर आप अगर पश्चिम में चले जाएंगे तो आपको यहाँ पे क्या कहते हैं अनेक अलग तरीके की वेशभूषाएं मिलेंगी। पूरब में चले जाएंगे तो अलग तरीके की वेशभूषा मिलेगी। खाने पीने से लेकर हर तरीके का आपको अलग अलग यहाँ पे आपको चीज़ें दिखेंगी। तो इसीलिए अगर दोस्तों हम लोग भारत का एक कोने का भ्रमण कर लें तो हम भारत को उसी नज़रिए से देखने लगेंगे। पर हमारा भारत क्या है, विविधता से भरा हुआ है। तो हम लोग जब तक पूरे भारत का भ्रमण नहीं करेंगे तब तक हमें भारत की विविधता के बारे में समझ में नहीं आएगा। इसीलिए दोस्तों अगर किसी समग्र में बहुत अनेक विविधता है या होमोजिनिटी नहीं है तो हमें सेंसस के माध्यम से ही अनुसंधान करना चाहिए। ये इसकी आपकी यहाँ पे मेरिट्स होती है, खूबी होती है कि ये डाइवर्सिटी में भी ओवरऑल ये अध्ययन करने में सुगम होता है। फिर यहाँ पे दोस्तों ये क्या है कि डिमेरिट्स इसके क्या है, कुछ इसकी कमियां हैं। अगर लाभ होती हैं तो दोस्तों तो उसकी कमियां भी होती हैं। तो ये सबसे बड़ी इसकी कमी यही है कि बहुत ही खर्चीली होती है, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों बहुत ही अधिक पैसा लगता है, क्योंकि इसमें लोग अधिक लगते हैं, उसमें काम करने का समय अधिक लगता है। जैसा कि यहाँ पे देखिए अधिक समय और श्रम है, तो अधिक श्रम और समय के कारण ही इसमें खर्च भी बहुत लगते हैं। और जनरली यहाँ पे दोस्तों आप पूरे यूनिवर्स के बारे में अध्ययन कर रहे होते हैं, इसलिए आपको यहाँ पे अधिक व्यय करना पड़ जाता है। और दूसरा यहाँ पे देखिए वही चीज़ है, अधिक श्रम और समय। और फिर है आपका कुछ परिस्थितियों में असंभव है। तो दोस्तों कुछ परिस्थितियों में ये सेंसस आपका अध्ययन नहीं हो सकता है। ये तय है कि हर चीज़ में हम लोग सेंसस विधि का प्रयोग नहीं कर सकते, वहाँ पे आपको सैंपलिंग विधि का ही प्रयोग करना होता है। जैसे कि अभी हमने मनुष्य का ब्लड जांच के सैंपल के बारे में बताया था, तो यदि हम लोग किसी मनुष्य के सभी ब्लड को निकाल लेंगे तो मनुष्य ही नहीं बचेगा, क्योंकि जिसके लिए हम लोग ब्लड टेस्ट कर रहे हैं वो मनुष्य ही जीवित नहीं बचेगा। इसलिए हम लोग ऐसी परिस्थितियां होती हैं जहां पे सेंसस का हम लोग अध्ययन नहीं कर सकते हैं, वहां पे हमें सैंपलिंग का ही मदद लेना पड़ता है। तो ये इसकी कुछ कमियां हैं दोस्तों। फिर अगर हम लोग सूटेबिलिटी की बात करें तो अनुसंधान क्षेत्र सीमित होना चाहिए, तब हम लोग सेंसस का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों अगर हमें किसी छोटे से क्षेत्र में अध्ययन करना है तो हम लोग अनुसंधान के माध्यम से अनुसंधान या संगणना के माध्यम से अध्ययन करने पर हमारे लिए यहाँ पे बहुत ही उच्च कोटि का अनुसंधान यहाँ पे माना जाएगा, अगर वो क्षेत्र बहुत ही सीमित है। फिर क्या है कि इकाइयों के गुणों में भिन्नता हो। जैसे कि हमने बताया कि अगर विविधता है तो आपको सभी चीज़ों का अध्ययन करना पड़ेगा, तभी आपको पूरे भारत के बारे में समझ में आएगा। अगर हम लोग किसी भारत के एक कोने का ही अध्ययन कर लेंगे तो हम भारत को उसी नज़रिए से देखने लगेंगे। इसलिए अगर किसी भी आपके यूनिवर्स में या पॉपुलेशन में भिन्नता है तो हमें सेंसस के माध्यम से ही क्या करना चाहिए, यहाँ पे अध्ययन करना चाहिए। फिर आपका है कि ग्रेटर लेवल ऑफ प्रिसिशन रिक्वायर्ड, मतलब परिशुद्धता के स्तर की अधिकता। मतलब दोस्तों यहाँ पे परिशुद्धता का मतलब लेवल ऑफ एक्यूरेसी होता है। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अगर हमें 99% शुद्धता चाहिए, 1% हम कमी कह सकते हैं, तो हमें सेंसस का ही अध्ययन करना पड़ेगा।
क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि कुछ आपकी परिशुद्धता यहाँ पे दो लेवल जनरली हम लोग लेके चलते हैं, एक 5% लेवल लेके चलते हैं, एक 1% लेके चलते हैं। तो यदि आप 1% अनुसंधान यानी परिशुद्धता लेवल ऑफ एक्यूरेसी लेके चलते हैं तो आपको सेंसस के द्वारा ही यहाँ पे अध्ययन करना सुगम या सुटेबल माना जाता है। 5% में भी आपका इसका अध्ययन किया जा सकता है दोस्तों। तो आपका लेवल ऑफ एक्यूरेसी आप जैसे भी हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं उसके आधार पर यहाँ पे आपको परिशुद्धता के स्तर की अधिकता में आपका सेंसस ही यहाँ पे कारगर होता है। तो ये इसके दोस्तों कुछ यहाँ पे मेरिट्स थे, कुछ डिमेरिट्स थे, कुछ सुटेबिलिटी थी। तो इसको आप लोग जरूर इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, इससे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं दोस्तों। और आशा है अगर आपको इसकी डेप्थ समझ में आ गई होगी दोस्तों तो आपको ये मेरिट डिमेरिट सुटेबिलिटी अगर किसी भी तोड़ मरोड़ के भी पूछा जाएगा तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों हमारा सैम्पलिंग मेथड या निर्देशन मेथड के मेरिट्स डिमेरिट्स या सुटेबिलिटी की। तो जैसे कि आपका सेंसस की जो कमियां थी वो सैम्पलिंग ने दूर कर दी, क्योंकि सैम्पलिंग में आपके कुछ इसके जो आपके उसके डिमेरिट्स थी यहीं इसकी मेरिट्स हो गई हैं। तो इसको हम लोग देख लेते हैं कि मेरिट्स इसके क्या हैं। सर्वप्रथम इसके लाभों में सबसे पहला लाभ यही है कि ये कम खर्चीला होता है, क्योंकि दोस्तों हम लोग यहाँ पे पूरे यूनिवर्स के चीज़ों का अध्ययन नहीं करते हैं बल्कि हम लोग यूनिवर्स के किसी एक चीज़ को उठा लेते हैं सैंपल के रूप में और उसी का हम लोग अध्ययन करते हैं और उसी के आधार पर हम लोग निर्णय या डिसीजन लेते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे कम खर्च होता है, क्योंकि हम लोग सभी चीज़ों का भ्रमण नहीं करते हैं, सभी चीज़ों का अध्ययन नहीं करते हैं। फिर अगर हम लोग बात कर लें समय और श्रम की बचत होती है, क्योंकि यहाँ पे कम लोग ही होते हैं, कम समय लगता है, क्योंकि हमें अध्ययन करने की सामग्री भी कम होती है। तो यहाँ पे आपका श्रम और समय की बचत भी होती है और साथ ही यहाँ पे विश्वसनीयता भी कारगर रहती है, क्योंकि दोस्तों अगर हम लोग सैंपल के किसी यूनिवर्स के किसी एक सैंपल को अध्ययन करते हैं और पुनः फिर हम लोग किसी दूसरे उसी यूनिवर्स के दूसरे चीज़ में सैंपल लेके फिर अध्ययन करते हैं और इन दोनों में अगर समानता विद्यमान होती है तो हम कह सकते हैं कि दोनों आपका अध्ययन क्या है, विश्वसनीय है, या हम कह सकते हैं कि दोनों आपका सैंपलिंग के द्वारा किया गया अध्ययन सही है। दोस्तों जैसे कि अगर हम लोग किसी क्षेत्र का हम लोग किसी एक कोने का अध्ययन कर लें और फिर किसी उसी क्षेत्र के दूसरे चीज़ का अध्ययन कर लें तो अगर हमें उसमें समानता आ जाती है तो हम कह सकते हैं कि जो हमने पहला अध्ययन किया था और जो दूसरा अध्ययन किया दोनों में समानता होने के कारण यहाँ पे आपका जो सैंपलिंग अनुसंधान है वो आपका सही है, विश्वसनीय माना जाता है। तो ये दोस्तों यहाँ पे सैंपलिंग के कुछ मेरिट्स होते हैं। इसके डिमेरिट्स की बात करें तो यहाँ पे आपका ये चीज़ आपका यहाँ पे दिया है दोस्तों डिमेरिट्स में, यहाँ पे मोर एक्सपेंसिव, सॉरी यहाँ पे इसको यहाँ पे ये रिपीट हो गया है। तो यहाँ पे डिमेरिट्स की अगर हम लोग बात कर ले दोस्तों तो ये चीज़ आप लोग याद कर लीजिए कि यहाँ पे आपका जो निर्देशन होता है वो आपका सभी चीज़ों का अध्ययन नहीं कर पाता है, इसलिए यहाँ पे आपका कभी कभी ये सही रिजल्ट को प्रकट नहीं कर पाता है। ये इसकी एक डिमेरिट्स होती है। यहाँ पे इसको आप लोग इसको ना देखिएगा, ये यहाँ पे वो हो गया है। अगर कोई ऐसा यूनिवर्स में ऐसा चीज़ सैंपल है जो नाशवान प्रकृति का है तो उसका हम लोग सैंपलिंग के आधार पर अध्ययन नहीं कर सकते। जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि अगर हम लोग किसी ऐसी चीज़ का अध्ययन कर रहे हैं जो नाशवान प्रकृति या ख़त्म होने वाली प्रकृति का है, अगर हम लोग उसका पूरा चीज़ निकाल के आपका यहाँ पे अध्ययन करेंगे तो वो आपका पुनः नष्ट हो जाएगा। तो वहाँ पे आपका सैंपलिंग का प्रयोग आप लोग नहीं कर सकते। फिर अगर आपका सैंपलिंग बहुत बड़ा क्षेत्र में आपका हो जाता है, वाइड क्षेत्र में हो जाता है, तो भी यहाँ पे हम लोग इसका अध्ययन नहीं कर सकते हैं सैंपलिंग के द्वारा। तो इसकी कुछ यहाँ पे कमियां हैं दोस्तों, इसको आप लोग यहाँ पे इसको नहीं देखिएगा। तो इसकी मुख्य रूप से यही कमियां रहती हैं कि अगर इनफाइनाइट यूनिवर्स है यानी कि अनंत समग्र है जिसका हम लोग अध्ययन नहीं कर सक रहे हैं तो वहाँ पर आपका सैंपलिंग मेथड हमारे लिए उपयुक्त नहीं हो पाता है। फिर आपका नाशवान इकाई अगर हो तो वहाँ पे आपका यही होता, अगर उसमें एक रूपता नहीं है तो भी आपका सैंपलिंग का अध्ययन नहीं कर सकते हैं। तो इसकी कुछ यहाँ पे डिमेरिट्स होती हैं। फिर यहाँ पे सूटेबिलिटी की बात करें तो इनफाइनाइट आपका यहाँ पे दिया है, विस्तृत क्षेत्र है और आपका नाशवान इकाइयाँ हैं, तो ये आपकी सूटेबिलिटी के अध्ययन के लिए होता है। और साथ ही अगर निर्देशन की आपका इम्पॉसिबल सैंपलिंग कुछ होते हैं तो वहाँ पर भी आपका सैंपलिंग क्रिया नहीं हो पाती है। तो यहाँ पे दोस्तों सैंपलिंग में यहाँ पे थोड़ा सा ये चीज़ आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे देखें दोस्तों कि मेथड ऑफ सैंपलिंग क्या क्या है, तो मेथड ऑफ सैंपलिंग में दोस्तों सर्वप्रथम एक आपका प्रोबेबिलिटी मेथड होता है और एक आपका नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड होता है। प्रोबेबिलिटी मेथड को हम लोग दो अध्ययन के आधार पर यहाँ पे विभाजित करते हैं। एक आपका सरल देव निर्देशन होता है, एक आपका प्रतिबंधित देव निर्देशन होता है। इसे हम लोग नॉन रिस्ट्रिक्टेड बोलते हैं, इसे हम लोग रिस्ट्रिक्टेड बोलते हैं।
और नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड में आपका यहाँ पे मुख्य रूप से 4 हैं। इसमें एक ठो और है आपका स्नोबॉल मेथड, इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। तो प्रोबेबिलिटी मेथड क्या मतलब क्या होता है दोस्तों, इसको पहले समझ लेते हैं। देव निर्दर्शन का मतलब यही होता है दोस्तों कि यदि हम लोग कोई निर्दर्शन आपका देव आधार पर या सरल आधार पर हम लोग रैंडमली किसी चीज़ को चुनते हैं तो उसे हम लोग प्रोबेबिलिटी मेथड बोलते हैं। यदि हम लोग कहें कि अगर हम लोग किसी एक आपके कटोरे में हम लोग कुछ चिट्ठियाँ रख दें या चिट रख दें और उसमें से एक चिट को उठाते हैं रैंडमली बिना किसी भेदभाव के या बायसनेस के, तो हम लोग वो कहेंगे कि वो देव निर्देशन के आधार पर चुना गया है। तो दोस्तों जब समग्र में या सैंपल द्वारा जो हम लोग सैंपल चुने हैं समग्र में, अगर उस सैंपल में से सभी इकाइयों की चुनने की आपकी जो समानता होती है या कह सकते हैं चुनने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो समान है, सभी की प्रायिकता समान है, तो उसे हम लोग प्रोबेबिलिटी मेथड बोलते हैं। यदि हम लोग दोस्तों किसी स्कूल में जाकर एग्जाम्पल अगर हम लोग समझें, किसी स्कूल में जाकर हम लोग किसी एक कक्षा में से सभी बच्चों में से हम लोग किसी 2 बच्चों को चुन लें तो यहाँ पे सभी बच्चों के आने की संभावना समान है, तो इसे हम लोग प्रोबेबिलिटी मेथड बोलते हैं। तो इसे हम लोग 2 तरीकों से यहाँ पे विभाजित करते हैं। कुछ में हम लोग रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं और कुछ में हम लोग रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाते हैं। तो जिसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाते हैं उसे हम लोग सरल या दैव निर्देशन बोलते हैं, और जिसमें हम लोग प्रतिबंध लगा देते हैं उसके कुछ यहाँ पे मेथड्स अलग से होते हैं। तो सरल देव निर्देशन का मतलब यही है दोस्तों कि इसमें हम लोग लॉटरी मेथड का इस्तेमाल करते हैं, ड्रम मेथड का इस्तेमाल करते हैं। ये आपके मुख्य रूप से यहाँ पे सरल देव निर्देशन के अंतर्गत हम लोग प्रयोग करते हैं। और वहीं रिस्ट्रिक्टेड मेथड में हम लोग स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग, मल्टी स्टेट रैंडम सैम्पलिंग और क्लस्टर सैम्पलिंग का यहाँ पे प्रयोग करते हैं। अगर हम लोग इसको यहाँ पे एक एक करके समझ लें तो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग या रैंडम सैम्पलिंग का मतलब यही होता है दोस्तों कि जब आपके सैंपल में क्या हो, सजाती या कह सकते हैं होमोजिनिटी नहीं हो, यानी सजातीयता नहीं हो, तो हम लोग क्या करते हैं उस सैंपल में से पहले अलग अलग स्तर में हम लोग स्टार्टा में इसको बदल लेते हैं, मतलब अलग अलग वर्गों में हम लोग इसको पहले बना लेते हैं, फिर उस वर्गों में से हम लोग रैंडमली चीज़ों को चुन लेते हैं। तो ऐसे चीज़ों को हम लोग स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग बोलते हैं। जैसे हम लोग अगर इसको एग्जाम्पल में बता दें तो यदि हम लोग किसी विश्वविद्यालय में गए और उस विश्वविद्यालय में आपके बीए, बीएससी, बीकॉम सभी तरह के बच्चे होंगे, तो सबसे पहले हम लोग उसको क्या कर दिए, बीए, बीकॉम और बीएससी के लोगों में आपका यहाँ पे विभाजित कर दिए, वर्गों में विभाजित कर दिए। और फिर हम लोग पहले बीए से 10 बच्चों को ले लिए, बीएससी से 10 बच्चों को ले लिए, बीकॉम से 10 बच्चे को ले लिए। तो ये आपका स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग होती है। तो इसकी यहाँ पे विशेषता या लक्षण यही होता है दोस्तों कि आपका जो सैंपल होता है यदि उसमें क्या हो, समानता ना हो, होमोजेनिटी नहीं हो, तो सबसे पहले हम लोग उसको अलग अलग समान वर्गों में, जिसमें समानता हो उस वर्गों में यहाँ पे विभाजित कर लेते हैं और फिर उन समान वर्गों में से हम लोग रैंडमली चीज़ों को चुन लेते हैं। तो इसे हम लोग स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं। दूसरा है आपका सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग। इसमें हम लोग क्या करते हैं दोस्तों कि हम लोग पहले सिस्टमैटिक रूप से अलग अलग चीज़ों में या अलग अलग वर्गों में यहाँ पे हम लोग सिस्टमैटिक रूप से यहाँ पे चीज़ों को रखते हैं। जैसे कि अगर हम लोग कहें कि आपका यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि या तो हम लोग उसको आय के आधार पर, या तो हम लोग उसके आयु के आधार पर, या तो उसके हम लोग उम्र के आधार पर, या उसके लंबाई के आधार पर यहाँ पे हम लोग सिस्टमैटिक रूप में यहाँ पे लोगों को अलग अलग चीज़ों में रख लेते हैं। फिर हम लोग उस सभी वर्गों में से उसमें से हम लोग क्या करते हैं कि सभी वर्गों में हम लोग पहले के कुछ 10 लोगों को हम लोग उसमें से रैंडमली किसी चीज़ को चुन लेते हैं। अगर हम लोग शुरू में से 10 लोगों में से मान लीजिए 5वें नंबर को चुन लिए, तो अब हम लोग अगर यहाँ पे आपके 50 लोग हैं तो हम लोग हर 10वें वाले पे हम लोग अपना यहाँ पे 10 जोड़ते जाएंगे और यहाँ पे फिर आपका नेक्स्ट 15 आ जाएगा, फिर 25 आ जाएगा, फिर 35 आ जाएगा, फिर 45। इन 5 लोगों का हम लोग अध्ययन कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे सिस्टमैटिक वे में सर्वप्रथम ये दोस्तों इसकी जो विशेषता होती है कि आपका हम लोग इसे भौगोलिक रूप से, आय के रूप में, आयु के रूप में अलग अलग यहाँ पे सिस्टमैटिक रूप से अलग कर लेते हैं और फिर उसमें से सभी लोगों को हम लोग अब जितना भी हमको न्यायादर्श लेना है उससे डिवाइड कर देंगे और फिर हम लोग शुरू के कुछ लोगों का यहाँ पे रैंडमली चुन लेते हैं और उसी के आधार पर हम लोग जितनी भी आपके यहाँ पे कुल समग्र में से नंबर आएंगे उसको हम लोग जोड़ते चले जाते हैं और यहाँ पे हम लोग सैंपल निकाल लेते हैं। तो ये आपका सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग होती है दोस्तों।
फिर आपका मल्टी स्टेज रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है दोस्तों कि अगर हम लोग बहुस्तरीय, मतलब क्या होता है दोस्तों कि अगर हमें बहुत बड़े क्षेत्र का यहाँ पे सैंपल लेना होता है तो हम लोग यहाँ पे मल्टी स्टेज आपका स्टेज रैंडम सैम्पलिंग का प्रयोग करते हैं। जैसे कि अगर हम लोग दोस्तों कि अगर हम लोग कहें कि अगर हम लोग किसी राज्य के हॉस्पिटल के गुणवत्ता के बारे में हमको समझना होता है तो हम लोग किसी राज्य में जाएंगे और उस राज्य के किसी एक ज़िले को चुन लेंगे, फिर उस ज़िले के किसी एक हॉस्पिटल को चुन लेंगे, तो उस हॉस्पिटल के लोगों को या मरीजों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, तो इसे हम लोग मल्टी स्टेज रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं। इसमें सभी स्टेज हम लोग रैंडमली चुनते हैं, इसीलिए हम लोग इसे मल्टी स्टेज रैंडम बोलते हैं। जैसे कि हम लोग भारत में से अगर हम लोग सरकारी अस्पतालों का अध्ययन करना चाहते हैं तो हम लोग भारत में से किसी पहले एक राज्य को रैंडमली चुन लेंगे। जैसे मान लीजिए हम लोग यूपी को चुन लिए, फिर उस राज्य में हम लोग किसी एक शहर को चुन लेंगे। मान लीजिए जैसे कि हमने यहाँ पे वाराणसी को चुन लिया और फिर वाराणसी के किसी एक सरकारी अस्पताल को रैंडमली चुन लेंगे और फिर वहाँ के मरीजों का अध्ययन जब करेंगे तो इसे हम लोग मल्टी स्टेज रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं। तो आशा है दोस्तों ये आपको मल्टी स्टेज रैंडम सैम्पलिंग भी समझ में आ गया। दोस्तों ये सभी चीज़ों पर हम लोग डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं अपने वीडियो में। यदि आप लोग डिटेल में चीज़ों को समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके स्टैटिस्टिक्स के प्लेलिस्ट में आपके ये सारी चीज़ों को हम लोग डिटेल में समझाए हुए हैं, वहाँ पर आप जाकर इसे देख सकते हैं। लास्ट में आपका क्लस्टर सैम्पलिंग होता है दोस्तों, जिसे हम लोग कोटा सैम्पलिंग भी बोलते हैं। कोटा सैम्पलिंग कुछ नहीं दोस्तों, नॉर्मली आपका यहाँ पे हम लोग जब हम लोग समग्र में से किसी सैंपल को चुनते हैं तो उस सैंपल में से हम लोग हर एक नॉर्मल इकाइयों में से एक कोटे में से अलग अलग कोटे में से कुछ चीज़ों को चुन लेते हैं, तो इसे हम लोग क्लस्टर सैम्पलिंग बोलते हैं। जैसे कि अगर हम लोग किसी फैक्ट्री में, ये नॉर्मली फैक्ट्री में ये चीज़ इस्तेमाल किया जाता है। फैक्ट्री में जैसे बल्ब बनाने वाली कोई कंपनियां हैं और उसमें अगर हम लोग सभी चीज़ों का अध्ययन करने लगेंगे, सभी बल्ब को जला के देखने लगेंगे, तो वो संभवतः आपका क्या होगा, यहाँ पे सब बल्ब बेकार हो जाएंगे या सब बल्ब आपके बेचने लायक नहीं रहेंगे। तो उसमें हम लोग करेंगे क्या दोस्तों कि हम लोग यहाँ पे एक न्यायाधीश चुनते हैं और उसमें से 1000 बल्ब में से हम लोग कुछ 10 बल्ब को लेके वहाँ पे एक कोटा बना लेते हैं। फिर 1000 में से 10 बल्ब चुन के यहाँ पे हम लोग कोटा बना लेते हैं। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे एक क्लस्टर बनाते हुए यहाँ पे अलग अलग आपका यहाँ पे सभी 10 बल्बों को जला के देख लेते हैं, जिससे हमारे यहाँ पे ये चीज़ें आपका रैंडमली यहाँ पे हम लोग सैम्पलिंग कर लेते हैं। तो क्लस्टर समूह या समूह सैम्पलिंग में दोस्तों यही करते हैं कि हम लोग अलग अलग समूहों को बनाकर यहाँ पे हम लोग कुछ चीज़ों का अध्ययन करके सभी चीज़ों का हम लोग यहाँ पे निर्णय ले लेते हैं। तो ये आपका क्लस्टर सैम्पलिंग होता है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों जो आपके क्वेश्चंस बनने की संभावना रहते हैं वो आपका पहली चीज़ तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या है ये समझने में क्या होगा आपको, इससे क्वेश्चन बनता है। और फिर आपका रिस्ट्रिक्टेड मेथड की ये जो चारों मेथड है इसको याद कर लीजिए। इसमें से आपको ऑड इवन करके यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कुछ यहाँ के चीज़ों को कुछ यहाँ के चीज़ों को मिला के आपको पूछ सकता है कि रिस्ट्रिक्टेड मेथड कौन सा नहीं है या है, ऐसे करके क्वेश्चन आपके बनते हैं। फिर अगर हम लोग नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड को ही देख लें तो दोस्तों नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड का मतलब ये होता है कि जिसमें हम लोग स्वतः कुछ निर्णय लेकर किसी चीज़ को चुनते हैं, तो उसे हम लोग नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड बोलते हैं। जिसमें किसी भी जो आपके सैंपल होते हैं उसमें किसी चीज़ को चुनने की निश्चितता होती है, तो उसे हम लोग नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड बोलते हैं। इसमें आपका डेलिबरेटिव होता है, जैसे साविचार निर्देशन, कोटा हो गया, कन्वीनियंस हो गया, एक्सटेंसिव हो गया, इसमें आपके मुख्य रूप से होते हैं। डेलिबरेटिव मतलब दोस्तों होता है कि जब अनुसंधानकर्ता स्वतः ही साविचार करके किसी चीज़ को चुन लेता है तो उसे हम लोग साविचार या डेलिबरेटिव नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड बोलते हैं। कोटा में दोस्तों यहाँ कोटा ये है आपका क्लस्टर, मतलब यहाँ पे समूह होता है। कोटा का मतलब यहाँ पे दोस्तों कि यदि हम अनुसंधानकर्ता को पहले से ही निर्धारित कर देते हैं कि इस क्षेत्र में इतने ही चीज़ों को अध्ययन करना है पहले से ही, तो वहाँ पे हम लोग कोटा निर्धारित कर देते हैं। ऐसे को हम लोग कोटा या कह सकते हैं ये नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड के अंतर्गत आता है। जैसे दोस्तों अगर हम लोग चुनाव में जब आपका एग्जिट पोल निकाला जाता है तो जो आपका न्यूज एंकर होते हैं या न्यूज एंकर के जो आपके संयोजक प्रयोजक होते हैं वो जाते हैं किसी क्षेत्र में, तो वहाँ को पहले से कर दिया जाता है कि आपको 10 महिलाओं के यानी कि सूचनाओं को लेना है, 10 आपके पुरुषों को लेना है, 10 आपके बुजुर्गों को लेना है। तो यहाँ पे कोटा निर्धारित कर दिया गया है कि आपको इस क्षेत्र में जाना है और इतने लोगों का ही अध्ययन करना है, तो इसे हम लोग कोटा निर्देशन कहते हैं। फिर आपका कन्वीनियंस है दोस्तों, सुविधा अनुसार है। तो यदि ये दोस्तों जब अनुसंधानकर्ता अपने सुविधा अनुसार किसी इकाइयों को चुन लेता है तो उसे हम लोग कन्वीनियंस या आप कह सकते हैं यहाँ पे सुविधा अनुसार रीति बोला जाता है। जैसे अगर दोस्तों कि कोई आपका टीचर्स है और आपके
यहाँ पे किसी विश्वविद्यालय के लोगों को चुनना चाहता है तो वो नॉर्मली किसी भी आपके प्रोफेसर्स को चुन लेता है और फिर उनका एक पैनल बना देता है। तो इसे हम लोग सुविधा अनुसार क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। फिर आपका विस्तृत यहाँ पे निर्देशन होता है। विस्तृत निर्देशन का मतलब यहाँ पे दोस्तों यही होता है कि जब हम लोग पूरे सैंपल में से सभी चीज़ का अध्ययन कर लेते हैं और कुछ चीज़ों को छोड़ दें, तो इसे हम लोग एक्सटेंसिव या विस्तृत आपका यहाँ पे नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड होता है। इसके अलावा दोस्तों एक और होता है स्नोबॉल, आपका ये भी एक आपका नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड है, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। तो स्नोबॉल मेथड में क्या होता है दोस्तों कि हम लोग यहाँ पर चीज़ों को जो सैंपल के ऊपरी हिस्से या ऊपर जो भी आपके सैंपल में आपको चुनने में आसानी होती है उसको हम लोग देख लेते हैं और अंदर तक हम लोग चीज़ों का अध्ययन नहीं करते हैं, या आपके सभी चीज़ों का हम लोग अध्ययन नहीं करते। इसी को हम लोग स्नोबॉल एक निर्देशन पद्धति भी बोलते हैं दोस्तों। जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि आपका एक बर्फ़ का जो गोला होता है दोस्तों, वो ऊपर से क्या होता है आपका यहाँ पे साफ यानी कि दिखने में लगता है, पर अंदर से आपका ठोस होता है। तो उसी को हम लोग क्या करते हैं, ऊपर की जो चीज़ें आसानी से हमें निकालने में आसानी होती है उसको हम लोग अध्ययन कर लेते हैं और डेप्थ तक हम लोग उसको सैंपल में अध्ययन नहीं करते हैं, तो उसे हम लोग स्नोबॉल मेथड के अंतर्गत शामिल करते हैं। तो यहाँ पे कुछ प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड है दोस्तों। आशा ये चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट अगर हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों कलेक्शन ऑफ डाटा कैसे किया जाता है, तो यहाँ पे आपका कुछ प्राइमरी डाटा से हम लोग कलेक्शन करते हैं और कुछ सेकेंडरी डाटा से हम लोग डाटा को लेते हैं। तो कलेक्शन ऑफ डाटा दो ही तरीके से होता है दोस्तों, प्राइमरी और सेकेंडरी, जिस पर हम लोग यहाँ पे अभी पहले भी डिस्कस किए थे पहले वाली वीडियो में। तो प्राइमरी डाटा वही होता है दोस्तों कि जब अनुसंधानकर्ता स्वतः अपने क्षेत्र में जाकर, अपने अनुसंधान क्षेत्र में जाकर स्वतः डाटा को या समग्र को इकट्ठा करता है, समांकों को एकत्रित करता है, तो ऐसे सभी एकत्रित समांकों को हम लोग प्राइमरी डाटा के अंदर शामिल करते हैं और इसका उद्देश्य आपका उसी उद्देश्य के लिए इकट्ठा किया जाता है जिसके लिए हम लोग अध्ययन कर रहे होते हैं। बट वहीं सेकेंडरी डाटा क्या होता है दोस्तों कि ये किसी अन्य उद्देश्य के लिए एकत्रित की गई होती है और उस पर कार्य किया जा चुका होता है, और पुनः हम लोग जब उसी एकत्रित डाटा को किसी अन्य उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे सभी डाटा को हम लोग सेकेंडरी डाटा की श्रेणी में रखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों हमने आपको समझाया भी था कि सेकेंडरी डाटा भी कभी प्राइमरी डाटा करता है, क्योंकि दोस्तों जैसे कि कभी सास भी बहू थी, उसी तरह सेकेंडरी डाटा भी कभी प्राइमरी डाटा थी, पर अब ये सेकेंडरी डाटा किसी अन्य उद्देश्य के लिए जब इस्तेमाल होती है तो वो सेकेंडरी डाटा हो जाती है। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखिएगा, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा आप लोगों को समझ में आ भी गया होगा। अगर हम लोग इसके सेकेंडरी और प्राइमरी डाटा को कलेक्शन की चीज़ें देखें या मेथड्स को देखें, तो प्राइमरी डाटा के लिए हम लोग यहाँ पे निम्नलिखित चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे पहला आपका है प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान। इसमें दोस्तों होता क्या है कि जो आपका अनुसंधान करता होता है प्रत्यक्ष रूप से जाता है और अपने क्षेत्र में अनुसंधान करता है, जैसे कि हमने अभी आपको प्राइमरी डाटा का बताया है। इसमें नॉर्मली जैसे जनगणना आपका मेथड है दोस्तों, ये प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान होती है। फिर आपका अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान क्या होता है दोस्तों कि हम लोग जिससे डाटा इकट्ठा करना है, जिसका डाटा हमको इकट्ठा करना है, हम लोग उससे बात ना करके उसके किसी जानकार व्यक्ति से हम लोग बात कर लेते हैं, तो उसे हम लोग अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में अगर आप समझिए दोस्तों कि अगर हम लोग किसी फैक्ट्री में जाकर उस कर्मचारियों से हम लोग डाटा इकट्ठा करें तो वो आपका प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान हो जाएगा। पर अगर हम लोग उस फैक्ट्री में जाकर उस कर्मचारी से अध्ययन की बात ना करें या उससे डाटा ना लेकर उसके सुपरवाइजर, उसके अधिकारियों से डाटा ले लें, तो ये अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान होगा श्रमिकों के बारे में। तो ये आपका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष व्यक्तिगत और मौखिक, ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर आपका संवाददाताओं से प्राप्त समांक होता है दोस्तों कि जब हम लोग प्रश्नावली या संवाददाता जो होते हैं उनसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि आपका न्यूज एंकर होते हैं, तो अलग अलग क्षेत्रों में आपके सभी चैनलों के कुछ संवाददाता होते हैं और वहाँ से वो डाटा लेते हैं और आपको न्यूज़ चैनलों को दे देते हैं। तो ऐसे समांक को हम लोग संवाददाता प्राप्त समांक बोलते हैं। तो ये आपका मीडिया में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है दोस्तों कि आप लोग देखे होंगे कि सभी चैनलों के, न्यूज़ चैनलों के क्या होते हैं दोस्तों, हर जिले में, हर राज्य में उसके संवाददाता होते हैं और अगर किसी राज्य में कोई भी घटना होती है तो वो तुरंत वहाँ जाकर वहाँ की डाटा को लेते हैं, जानकारियों को लेते हैं और फिर अपने न्यूज़ चैनल को भेज देते हैं। तो ऐसे डाटा को हम लोग संवाददाता समांक बोलते हैं। फिर आपका सूचकों द्वारा पर्सनली भरा कर, तो यहाँ पे दोस्तों क्या होता है कि जो सूचक होता है
उससे प्रश्नावली भरा लिया जाता है। मतलब दोस्तों कि यदि आपको हमें आपका डाटा लेना है तो हमने आपको एक प्रश्नावली बना के भेज देंगे और आप अपने इस प्रश्नावलियों को भर कर हमें भेजेंगे। तो ऐसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे सूचकों द्वारा प्रश्नावली भराकर डाटा को एकत्रित किया जा सकता है। फिर अगर हम लोग प्रगणकों द्वारा अनुसूची भर कर देखें तो यहाँ पे दोस्तों होता क्या है कि हम किसी व्यक्ति को नियुक्त कर दें और उसे हम लोग अनुसूची बनाकर दे दें और फिर वो आपके पास आकर उन अनुसूचियों के आधार पर आपसे जानकारी पूछकर उन अनुसूचियों को भर दे। तो ऐसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रगणकों द्वारा अनुसूची भराकर। तो आपका जो 10 वर्षों में जो जनगणना होती है वो इसी के आधार पर होती है, प्रगणकों द्वारा अनुसूची भराकर। आपके घर में कोई व्यक्ति आता है जो सरकारी व्यक्ति हो सकता है और वो आपसे अनुसूची के सामने आपसे जानकारी पूछता है और वो टिक करता हुआ उसमें जानकारी भरता है। तो ऐसे को हम लोग प्रगणकों द्वारा अनुसूची भराकर कहते हैं। फिर आपका रजिस्ट्रेशन पद्धति होती है दोस्तों, ये आपका आप लोग समझते होंगे कि यदि आपका किसी हॉस्पिटल में शिशु जन्म लेता है तो उसका एक रजिस्टर्ड बनाया जाता है। फिर आपका जो मृत्यु होती है तो वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है, आपको मृत्यु सर्टिफिकेट लेना होता है। फिर अगर आपको किसी राज्य में आपका इनकम सर्टिफिकेट बनाना होता है, जाति प्रमाण पत्र बनाना होता है, तो ये सारे जो रजिस्टर्ड किए जाते हैं उससे आपका यहाँ पे डाटा मिल जाता है डायरेक्टली। तो इसी को हम लोग रजिस्ट्रेशन पद्धति भी बोलते हैं। इसी तरीके से आपका यहाँ पे मुख्य रूप से ये 6 तरीके होते हैं प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने का। फिर अगर हम लोग सेकेंडरी डाटा की बात करें दोस्तों, सेकेंडरी डाटा बहुत इजी होता है, वो सरकारी प्रकाशन से मिल जाते हैं। हमें आयोग की कोई रिपोर्ट आई है उससे हम लोग डाटा ले लेते हैं। फिर अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन होते हैं बहुत से, जैसे IMF हैं, WTO हैं, ऐसे बहुत से अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं जो अपने रिपोर्ट प्रकाशित करते रहते हैं। उनसे हम लोग जब कोई अध्ययन करते हैं तो हम लोग सेकेंडरी डाटा के अंतर्गत रखते हैं। फिर पत्र पत्रिकाएँ हो गए, जो न्यूज़ चैनल के पत्र पत्रिकाएँ हैं, या आपके दैनिक जागरण हो गए या अमर उजाला हो गए, ये सारे जो न्यूज़पेपर होते हैं वो भी कुछ ना कुछ डाटा आपका देते रहते हैं। तो उससे हम लोग अगर जानकारी लेते हैं। फिर विश्वविद्यालय स्तर पर शोधकर्ता जो होते हैं, रिसर्चर होते हैं, रिसर्च स्कॉलर होते हैं, वो भी समय समय पे अध्ययन करते रहते हैं चीज़ों को और वो भी अपना एक जर्नल पब्लिश करते रहते हैं। तो वहाँ से भी हम लोग यहाँ पे जानकारी ले सकते हैं। तो उसे हम लोग सेकेंडरी डाटा के अंतर्गत शामिल करते हैं। फिर आपका व्यक्तिगत शोधकर्ता होते हैं जो आपके हम लोग यदि स्वतः कोई व्यक्तिगत रूप से कोई अध्ययन करता है, जैसे कि आपके NGO हो गए, ये सारे आपके व्यक्तिगत रूप से अध्ययन करते हैं और अपना एक डाटा देते हैं कि भारत में कितनी भुखमरी है वगैरह वगैरह, ऐसी चीज़ें डाटा देते हैं। तो वे व्यक्तिगत रूप से अध्ययन करते हैं। तो ऐसे को हम लोग व्यक्तिगत शोधकर्ता भी बोलते हैं। तो ये आपके प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा में हम लोग ये चीज़ों को अध्ययन करते हैं। दोस्तों इन सभी चीज़ों पर डिटेल में डिस्कस देखने के लिए दोस्तों हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप इसे डिटेल में देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये थे आपके यहाँ पे आपके जितने भी यहाँ पे हम लोग चीज़ों को देख लिए, यहाँ पे मेथड देख लिए और हम लोग फिर सैम्पलिंग टेक्निक देख लिए, कलेक्शन ऑफ डाटा देख लिए और मेथड ऑफ कलेक्शन देख लिए। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट MCQ के बारे में और उस पर हम लोग एक एक क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सैम्पलिंग इज अ प्रोसेस ऑफ, या प्रतिचयन एक प्रक्रिया है। तो इसका राइट आंसर आप लोग दीजिए दोस्तों, हम इसको बताते हैं। आप पॉज करके इसका आंसर अपना देख लीजिए, बताइए। तो दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है कि सैम्पलिंग इज अ प्रोसेस लर्निंग अबाउट सैंपल, लर्निंग अबाउट पॉपुलेशन, नाइदर सैंपल नॉर पॉपुलेशन, या आइदर सैंपल और पॉपुलेशन। तो सैम्पलिंग दोस्तों हम लोग किसका करते हैं, आप लोगों को पता होगा कि हम लोग सैम्पलिंग लर्निंग अबाउट पॉपुलेशन का अध्ययन करते हैं। मतलब दोस्तों यहाँ पे हमने जैसे बताया कि हम लोग किसी पॉपुलेशन में ही हम लोग सैंपल को चुनते हैं और उसी पॉपुलेशन का अध्ययन हम लोग कर रहे होते हैं सैम्पलिंग के माध्यम से। तो प्रतिचयन एक प्रक्रिया है लर्निंग अबाउट पॉपुलेशन, यानी पॉपुलेशंस के बारे में अध्ययन करने का एक तरीका है आपका सैम्पलिंग। इसी तरह आपका सेंसस भी आपका पॉपुलेशन के बारे में अध्ययन करने का एक तरीका है, प्रक्रिया है। तो ये आपको यहाँ पे पहला आंसर, इसका पहले क्वेश्चन का आंसर बी है, लर्निंग अबाउट पॉपुलेशन या समष्टि के संबंध में ज्ञान। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ सैंपल, इनमें से कौन सा एक प्रतिदर्श का आवश्यक तत्व नहीं है। तो इसमें आप लोग बताइए। पहला दिया है रिप्रेजेंटेटिव या प्रतिनिधित्व, फिर है एडिक्वेसी या पर्याप्तता, फिर है सिमिलरिटी समानता, या डिपेंडेंस या आश्रितता। तो इसमें से आपका राइट आंसर आप लोग चुनिए।
तो इसमें से इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका डिपेंडेंस या आश्रितता। इसका राइट आंसर है, क्योंकि दोस्तों आपका जो सैंपल होता है वो किसी पर आश्रित नहीं होता है। मतलब दोस्तों आश्रित का मतलब, डिपेंडेंस का मतलब ये होता है कि अगर हम लोग किसी यूनिवर्स में से किसी सैंपल को चुनते हैं तो वो इस सैंपल से ज़रूरी नहीं है कि वो डिपेंडेंट हो या आश्रित हो सकता है ये सैंपल अलग हो और ये सैंपल में अलग खूबियां हों। इसीलिए कहा जाता है इसमें रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है कि पॉपुलेशन से ये रिप्रेजेंटेटिव करता है। एडुकेसी का मतलब ये पर्याप्त होता है अगर हम लोग इसका अध्ययन करते हैं। समानता का मतलब दोस्तों क्या होता है कि इसमें और इसमें आपकी समानता पाई जा सकती है। पर डिपेंडेंस का मतलब यहाँ पे है कि ये जरूरी नहीं है कि पूर्ण रूप से इस पर डिपेंड हो या अलग अलग सैंपल पे ये डिपेंडेंट हो। इसीलिए इसका राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे डिपेंडेंस है, आश्रितता है। इसको आप लोग समझ लीजिएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर आपका है डी, डिपेंडेंस, आपका आश्रितता। तो आशा है दोस्तों ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि प्रतिनिधित्व कर सकता है, पर्याप्त हो सकता है, समानता हो सकती है, पर ये जरूरी नहीं है कि वो आपके पॉपुलेशन से आश्रित हो या उसी पॉपुलेशन के अलग सैंपल पे आश्रित हो, ये जरूरी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। इसमें से निम्नलिखित में से गैर प्रायिकता निर्देशन में किसे शामिल नहीं किया जाता है। तो दोस्तों आप लोगों को अभी जैसे हमने बताया ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत मिलेंगे दोस्तों आपके एग्जाम में, तो इसको आप लोग जरूर अच्छे तरीके से उसको समझ लीजिएगा। तो यहाँ पे आप लोग बताइए नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड में किसे शामिल नहीं किया जाता है। तो स्नोबॉल मेथड, कन्वीनियंस मेथड, स्ट्रेटिफाइड मेथड या परप्यूसिव मेथड। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप बताइए। इसका राइट आंसर है आपका स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, क्योंकि ये आपका होता है प्रोबेबिलिटी मेथड में। जैसा कि हमने अभी आपको यहाँ पे मैप में भी बताया था कि यहाँ पे आपका ये आपके स्ट्रेटिफाइड, सिस्टमेटिक, मल्टी स्टेज और क्लस्टर ये आपके क्या है प्रोबेबिलिटी मेथड के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। और नॉन प्रोबेबिलिटी में आपका डेरिवेटिव, कोटा, कन्वेंशन और एक्सटेंसिव, और एक आपका यहाँ पे हमने अलग से बताया था स्नोबॉल मेथड। ये सारे आपके क्या होते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। तो आशा है दोस्तों ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि ये स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग क्यों है। इसका राइट आंसर तो यहाँ पे दोस्तों ये तीनों आपके नॉन प्रोबेबिलिटी हैं। बस यही आपका क्वेश्चन नंबर सी आपका क्या है, यहाँ पे ये आपके प्रोबेबिलिटी मेथड के अंतर्गत शामिल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4 की बात करते हैं। तो यहाँ पे दिया है कि सैंपल इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ। तो न्यायाधीश प्रतिनिधित्व होता है किसका, यूनिवर्स का, अनुसंधानकर्ता का, समाज का या समाज का। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए दोस्तों क्या होगा, यूनिवर्स, इन्वेस्टिगेशन, डाटा, सोसाइटी। तो इसका राइट आंसर ए है दोस्तों, यूनिवर्स का अध्ययन या समग्र का ही प्रतिनिधित्व करता है। जैसे हमने आपको बताया कि अगर हम लोग किसी यूनिवर्स में से किसी सैंपल को चुनते हैं तो ये सैंपल इस यूनिवर्स का रिप्रेजेंटेटिव होता है, प्रतिनिधित्व कर रहा होता है, और इसका अध्ययन जो हम लोग करते हैं उसके आधार पर हम यूनिवर्स के बारे में जानकारी बता सकते हैं, जो यूनिवर्स के बारे में हम लोग डिसीजन ले सकते हैं। जैसे कि हमने आपका मनुष्य वाला एग्जांपल दिया था कि अगर हम लोग किसी मनुष्य के ब्लड के छोटे से सैंपल का अध्ययन करते हैं तो हम उस मनुष्य के सभी ब्लड के बारे में वो रिप्रेजेंटेटिव करता है, और उस सभी मनुष्य यानी उस मनुष्य के सभी ब्लड के बारे में या पूरे ब्लड के बारे में वो आपको जानकारी प्रदान करता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो सैंपल होता है वो यूनिवर्स का रिप्रेजेंटेटिव या आईना होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि इन विच सैम्पलिंग इज द एंटायर पॉपुलेशन इज सेगमेंटेड इनटू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ग्रुप। किस प्रतिचयन में संपूर्ण जन समुदाय पारस्परिक रूप से अपवर्जी समूह में विभाजित होता है। तो यहाँ पे आप लोग बताइए दोस्तों कि इन विच सैम्पलिंग एंटायर पॉपुलेशन इज सेगमेंटेड इनटू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ग्रुप। तो हमने आपको बताया था दोस्तों कि आपका यहाँ पर हम लोग जब किसी संपूर्ण जन समुदाय को पारस्परिक अपवर्जी समूह में विभाजित करते हैं उसमें कन्वेंशन सैम्पलिंग होता है, कोटा सैम्पलिंग होता है, जजमेंटल सैम्पलिंग होता है या स्नोबॉल सैम्पलिंग होता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर दोस्तों है कोटा सैम्पलिंग, इसका राइट आंसर है। क्योंकि दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि आपका जो यूनिवर्स है उसमें से जो हम लोग सैंपल लिए हैं उसमें से अगर हम लोग का अपवर्जी होता है मतलब कि म्यूचुअल एक्सक्लूसिव होता है तो उसको हम लोग अलग अलग ग्रुप में बदलते हैं, मतलब कि अलग अलग लोगों को यहाँ पे विभाजित कर लेते हैं और उसमें कोटा निर्धारित कर देते हैं कि इस ग्रुप का इतना कोटा यानी कि इतने लोगों को चयन करना है, इस ग्रुप के इतने लोगों का, इस ग्रुप का इतने लोगों का। तो इसीलिए दोस्तों कोटा सैंपलिंग
हम लोग जन समुदाय के पारस्परिक अपवर्जी समूह का ही हम लोग विभाजित कर लेते हैं और फिर हम लोग उसमें से निर्धारित कोटे के अनुसार चीज़ों को चुन लेते हैं। तो इसलिए दोस्तों कोटा सैंपलिंग में हम लोग ये चीज़ करते हैं, आपको जैसा कि हमने अभी आपको समझाया भी था डिटेल में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका बी है, कोटा सैंपलिंग। फिर क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं दोस्तों, कि दिया है द सैम्पलिंग एरर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू द प्रतिचयन त्रुटि इसे विपरीत अनुपातिक है या इसके विपरीत अनुपातिक होता है। तो इसका पहला आंसर है सैंपल साइज, पॉपुलेशन साइज, सिस्टमेटिक एरर या सैम्पलिंग फ्रेम एरर। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन हम आपके सामने लेके आए हैं, बहुत ही चुन चुन कर क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो इन सभी क्वेश्चन को आप लोग दोबारा देखिएगा, बार बार देखिएगा और जितनी बार देखिए इसको समझ लीजिए, एकदम से समझ के एकदम समझ लीजिए। तो इससे क्वेश्चन आपके जरूर कुछ ना कुछ मिलेंगे। तो इसमें आपका राइट आंसर आप लोग बताइए कि सैंपल साइज, पॉपुलेशन साइज, सिस्टमेटिक एरर या सैम्पलिंग एरर। तो इसका राइट आंसर दोस्तों है सैंपल साइज। मतलब दोस्तों इसका क्या है, इसको भी समझ लीजिए दोस्तों कि प्रतिचयन त्रुटि या कह सकते हैं जो आपका सैम्पलिंग एरर होता है, इसमें हम लोग अगर कमी करना चाहते हैं तो हमें अपना सैंपल साइज बढ़ाना होता है। तो इसमें आपकी अपने आप कमी हो जाती है, यानी इन्वर्स होता है। जैसे कि हम लोग एग्जांपल में समझें कि अगर यूनिवर्स के किसी एक छोटे से हिस्से को हम लोग सैंपल के रूप में चुने और इसमें कुछ एरर आता है, सैंपल एरर आता है, तो अगर हमको इस एरर को कम करना है तो इस सैंपल साइज को अगर हम लोग बढ़ा देंगे तो इसमें जो एरर होगा वो भी कम हो जाएगा। ये इसीलिए इसे कहा जाता है, ये आपका इन्वर्स रिलेशन इसमें पाया जाता है। दोस्तों ये सिंपल सा है कि अगर आप लोग जैसे कि आपके किसी कटोरे में आप लोग कोई पानी रखिए और उसमें एक बूंद इंक की डालिए, तो वहाँ पे आपको क्या होगा दोस्तों, या एक बूंद तेल की डालिए तो वो एक बूंद तेल वहाँ पे आपको तैरता हुआ मिलेगा। यदि हम लोग उसमें तेल की मात्रा बढ़ाते जाएंगे तो दोस्तों क्या होगा, फिर आपको ऊपर पूरा तेल ही दिखेगा। तो यही चीज़ आपका यहाँ पे सैम्पलिंग में होता है कि अगर हम लोग किसी यूनिवर्स में से छोटे से सैंपल को अध्ययन करेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ एरर आएंगी। अगर हम लोग इस एरर को कम करना चाहते हैं तो हम लोग इस सैंपल साइज को अगर बढ़ा दें तो वो सभी जो एरर होती है वो सभी सेंसर साइज में समान रूप से बढ़ जाती है, जिसके कारण हमारा एरर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये आपका सैंपल साइज के बढ़ने से आपका सैंपलिंग एरर कम हो जाती है। इसका राइट आंसर आपका ए यहाँ पे सैंपल साइज है। दोस्तों वीडियो लंबा हो रहा है तो आप लोग पूरा वीडियो देखिए दोस्तों, आपका यहाँ पे समझाने के साथ यहाँ पे क्वेश्चंस कराना होता है, इसलिए यहाँ पे वीडियो लंबे हो रहे हैं। पर दोस्तों वीडियो आपके समय समय पर आते ही है, तो ये वीडियो आप लोग देखिए, बार बार देखिए। वीडियो लंबा हो रहा है, इसको स्किप ना करिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 दे रहा है कि इन क्वेश्चनियर हाउ मेनी आंसर शुड बी देयर फॉर द सिंपल अल्टरनेटिव क्वेश्चन। मतलब दोस्तों प्रश्नावली में सीधे विकल्पी प्रश्नों के उत्तर कितने होने चाहिए, ये एक सुगमता के रूप में माना जाता है। तो इसमें 3 होने चाहिए, 2 होने चाहिए, अनेक होने चाहिए या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों है 2 राइट आंसर है दोस्तों। ये माना जाता है कि अगर हम लोग क्वेश्चनियर बना रहे हैं तो उसमें 2 मुख्य रूप से क्वेश्चन जरूर होने चाहिए, 2 विकल्प जरूर होने चाहिए, हाँ नहीं या कुछ भी आप इसको यहाँ पे रख सकते हैं। तो ये आपके मुख्यतः 2 उत्तर यहाँ पे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका 2 यहाँ पे राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं दोस्तों। कह रहा है कि रैंडम सैम्पलिंग इज आल्सो नोन एज। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, देव निर्देशन को कहा जाता है क्लस्टर, सेंसस, प्रोबेबिलिटी या डेलिबरेटिव। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आप लोग पता है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इसका राइट आंसर है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को ही हम लोग देव निर्देशन या रैंडम सैम्पलिंग भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सोर्स ऑफ सेकेंडरी डाटा। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समांग स्रोत नहीं है, न्यूज़पेपर, वेबसाइट, अवलोकन या जर्नल। तो जैसे हमने आपको बताया अभी कि न्यूज़पेपर आपका सेकेंडरी डाटा है, वेबसाइट आपका सेकेंडरी डाटा है, जर्नल आपका सेकेंडरी डाटा है, बट आपका ऑब्जर्वेशन जो क्रिया होती है वो आपका ये प्राथमिक समांग के अंतर्गत शामिल किया जाता है। जैसे कि हमने आपको फैक्ट्री वाला एग्जांपल दिया था, अगर कोई सुपर या कह सकते हैं कोई अनुसंधानकर्ता फैक्ट्री में जाकर खुद अवलोकन करके श्रमिकों के बारे में अध्ययन करता है तो ये अवलोकन विधि कहलाता है, जो कि ये प्रत्यक्ष या प्राथमिक समांग के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे अवलोकन सी इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर रिलेवेंट टू प्राइमरी डाटा। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक समांग से संबंधित नहीं है। तो इसमें आपका पहला है कि मोर रिलायबल होता है, डाइवर्सिटी ओवरऑल होती है, फिर पॉसिबल फॉर ऑल सर्कमस्टांसेस
या ब्रॉड इंफॉर्मेशन। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए कि कौन सा संबंधित नहीं है। दोस्तों हमने आपको बहुत बार क्वेश्चन कराया है, उसमें हमने एक चीज़ आपको बहुत ही मेंशन करके समझाया है कि नहीं शब्द को, नॉट शब्द को आप लोग जरूर ध्यान दिया करिएगा, क्योंकि ये आपका बहुत ही आपके एक्यूरेसी को डाउन कर देता है। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा कि निम्नलिखित में कौन सा समांक नहीं संबंधित है। तो ये आपका राइट आंसर है पॉसिबल और सरकमस्टेंसेस, इसका राइट आंसर है। क्यों दोस्तों? क्योंकि ये सभी परिस्थितियों में संभव नहीं है कि हम लोग प्राथमिक समांक के अंतर्गत ही क्या करें, आपका यहाँ पे डाटा को अध्ययन करें। जैसे कि हमने आपको बताया था कि अगर किसी मनुष्य के ब्लड के बारे में अध्ययन करना है तो ये पॉसिबल ही नहीं होगा कि हम लोग उसके पूरे ब्लड को आपका यहाँ पे क्या कर सकें, चीज़ों को यहाँ पे अध्ययन कर सकें। तो इसलिए दोस्तों ये आपका प्राइमरी डाटा भी पॉसिबल नहीं होता है आपके हर सर्कमस्टेंसेस से। और दूसरा अगर हम लोग एग्जांपल देख लें तो दूसरा एग्जांपल ये भी होता है दोस्तों कि अगर हम लोग बहुत बड़ा आपका क्षेत्र है तो वहाँ पे आपको प्राइमरी डाटा अध्ययन करना संभव नहीं होता है। इसलिए भी कहा जाता है, जैसे अगर हमें आसमान के तारे गिनने हैं दोस्तों, तो ये संभव नहीं होगा कि हम लोग प्राइमरी डाटा के अकॉर्डिंग सभी चीज़ों को क्या करें, स्वतः जाके अध्ययन कर सकें। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे आपका अध्ययन करना जरूरी नहीं होता है सभी परिस्थितियों में। तो इस तरीके दोस्तों आज का ये लास्ट क्वेश्चन का आंसर सी है, पॉसिबल और सर्कमस्टेंसेस। तो दोस्तों आशा है दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो अगर अच्छी लगी दोस्तों लाइक करिए दोस्तों। और वीडियो आज थोड़ा सा लंबा हो गया दोस्तों, क्योंकि डिटेल में समझाने में आप लोगों को समय जाता है। और दोस्तों आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जो भी आपके स्टैटिस्टिक्स के पढ़ने वाले दोस्त हों या विद्यार्थी हों आपके, उनको ये वीडियो शेयर करिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।